नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। और ऐसे कि हम रोज दिन में कार्यक्रम एक लेकर आते हैं जियोपॉलिटिक्स पर, सोशल पॉलिटिकल एनालिसिस पर। आज हम एक नए गेस्ट को आपके साथ लेकर आए हैं और ये गेस्ट हमारे साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और आपने उनको मेरे साथ एक दो पैनल डिस्कशंस पर भी देखा होगा। अब इनका अपना भी चैनल शुरू हो गया है, तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग अपने कोलैबोरेट कर लें और मिलकर काम करें। तो आज उसी प्रक्रिया में हम एक नया कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। हमारे साथ अजय प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। आप इनको डेटा क्या कहता है वहां से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय प्रकाश जी आपका, और बहुत नमस्कार। बहुत बधाई हो आपके नए चैनल पर। बहुत बहुत बधाई हो आपकी, क्योंकि धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपको जी भी। आपने भी अपना चैनल बहुत अच्छा खड़ा किया है। आत्मनिर्भर जी, साहब, थैंक यू। थैंक यू। हम तो देखिए, हमारा हमारा काम है सिटीजन वॉइस शो। हम लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, हमारा किसी आर्थिक सामाजिक दृष्टि से हम किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ना हम किसी से फंडेड हैं। तो हमारा काम है भैया, जो नागरिक हैं, जो किसान हैं, जो बिल्कुल आम आदमी है, उसकी बात सुनी जाए। तो हम लोग उसी पे कोशिश करते हैं। और क्योंकि आपके पास डेटा रहता है, आप शुरू से डेटा क्या कहता है से आपने एक प्रोग्राम शुरू किया था हमारे मित्र चैनल पर, और वहाँ से फिर आपकी शुरुआत हुई। और अब आप, क्योंकि आप हैदराबाद में हैं, शुरू से वहीं हैं और डेटा पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो हम लोग एनालिसिस करते हैं, कुछ डेटा हम लोग भी कलेक्ट करते हैं। तो आपका डेटा और हमारा डेटा मिल जाएगा तो सुविधा हो जाएगी हमारे दर्शकों के लिए और आसानी से चीज़ों को समझने के लिए। जी, इससे बिल्कुल पहले कि मैं बिल्कुल। आज का जी इससे पहले मैं आज का मुद्दा शुरू करूं, मेरा पहला सवाल आपसे है। एक खबर अभी फ्लैश हुई है और ये खबर है हमारे प्रिय गौतम अदानी साहब पर। यूएस ड्रॉप्स फ्रॉड चार्जेस आफ्टर बिलियनर अदानी प्लेजेस 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट। ये इन्होंने प्ली दी थी। उनके ग्रूफा करके उनके वकील हैं, जो ट्रम्प साहब के भी वकील हैं, रिचर्ड ग्रूफा। और उनकी प्ली थी कि भैया ये 10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, 15,000 नौकरियां पैदा करेंगे। ऐसा ही एक जुमला कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत की जनता को भी दिया था, 2 करोड़ नौकरियां देने का। और इन्वेस्टमेंट की जहां तक प्लेज की बात करें, यूएस एम्बेसी कंसुलेट इन इंडिया का एक फ्लैश भी आया था 2 दिन पहले, यूएस कमीशन इंडिया का। रिकॉर्ड 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय इंडियन कंपनीज अनाउंस्ड एट सेलेक्ट यूएसए समिट। भाई अभी अनाउंस हुई है, हुई नहीं है, पर हम ये देख रहे हैं लगातार जिसको कहते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडियन कंपनीज की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मात करता है। इस पर आपका क्या कहना है? अदानी साहब पर खासकर, जो 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पे उनको छोड़ दिया गया, 15,000 नौकरियां। मुख्तार खान साहब कह रहे थे कि वो मूछ मुड़वा लेंगे अगर 15,000 नौकरियां जनरेट हो गई तो। आपका क्या कहना है इस पर? जी जी, आत्मजीत सिंह साहब, इनकी बहुत पुरानी दोस्ती है, ये आप जानते हैं। मोदी जी उनके जहाज में बैठकर पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, और वो ये किसी से छुपाते नहीं हैं। अब सारे हमने हवाई अड्डे उनको दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, तो 10 बिलियन उनको जनरेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे देश से। और अगर मोदी जी बैठे ही हुए हैं, वो विदेशी यात्रा भी कर रहे हैं। अभी हाल में वो दुबई तो कई बार जाते हैं, वो वहाँ जाते हैं। उनके भाई वहाँ विनोद अदानी जी हैं, कतार में उनके अच्छे संबंध हैं। कतार इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हमेशा अदानी जी के जो वेंचर्स है उसमें इन्वेस्ट करती है। तो ये मोदी जी जो घूम रहे हैं इधर-उधर, ये 10 बिलियन देके और फाइनली वहाँ पे पकड़ा दिया जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी ने भी कहा था कि मैं वहाँ पे एक रिफाइनरी लगाने जा रहा हूँ। उसका आगे क्या हुआ नहीं, बट कमिटमेंट तो है। तो कमिटमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, 20 क्या 50 बिलियन बोल दीजिए। ट्रम्प के 2 साल रह गए, तो उसके अंदर आप कितना इन्वेस्ट कर पाएँगे और कितना नहीं, ये देखेंगे। बट फिलहाल ज़रूर है कि अगर आपने कमिट कर दिया है, तो उनके दोस्त अदानी जी अब छूट जाएँगे और वो आराम से अब यूएस जा पाएँगे, सिंह साहब। तो उनके रास्ते खुल गए हैं जाने के लिए। अच्छा, मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा ये है कि आरएसएस एक लंबी रणनीति अपना रहा है दक्षिण भारत रातों रात पलटने के लिए। खैर, रातों रात तो नहीं पलटेगा, लेकिन हालात धीरे धीरे सोच समझकर बदल रहे हैं। और आप ही ने इसको दर्शाया। आपने कहा कि आरएसएस इज digging in the south for a long haul, building networks, creating institutions, shaping minds, connecting society, committing to the long haul. इससे पहले कि मैं डेटा पर आऊं, दक्षिण में भाजपा की पकड़ इस समय क्या है लोकसभा सीटों को लेकर? अगर देखें 2019 और 2024 के इलेक्शन में, और असेंबली इलेक्शंस जो अभी अभी खत्म हुए हैं, जिसमें तमिलनाडु और केरल 2 प्रमुख स्टेट्स हैं, और उससे पहले तेलंगाना के भी चुनाव हुए।
इन 3 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा और लोकसभा में क्या पकड़ है? जी। जी। आदमी सिंह साहब, इसमें हम लोग अक्सर ये बहुत खुश होते हैं कि बीजेपी साउथ में नहीं एंटर कर पा रही है। खासकर तमिलनाडु और केरला में उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वो अकेले भी लड़े, पार्टनर के साथ भी लड़े, बट सीट्स नहीं आ पाती हैं। वो वोट शेयर को सीट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जो एनालिसिस की है और जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो यही है कि ये बीजेपी, आरएसएस वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हैं। उन्हें इस इलेक्शन से एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। वो दे आर नॉट फाइटिंग इलेक्शन टू इलेक्शन, दे आर फाइटिंग फॉर अ डिकेड। वो 10 साल बाद वहाँ पे क्या करेंगे, इसका वो पूरी अच्छी तरह प्लानिंग चल रही है वहाँ पे। और वो पॉइंट हम सब वहाँ पे मिस कर रहे हैं कि किस तरह से धीरे-धीरे तमिलनाडु और केरला में भी ये बदलाव आ जाएगा। तो अगर आप दिखाएँ पहला जो दूसरा स्लाइड है, उसमें मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है। ये पिछले 3 इलेक्शंस का डेटा है सदर्न स्टेट्स का। कर्नाटका इनके पास एक स्टेट रहा है। हालाँकि पिछले इलेक्शन में सीट्स कम हुई हैं, लेकिन यहाँ पे भी बीएस येदियुरप्पा की वजह से हुआ है। अब आने वाले चुनाव में बीएस येदियुरप्पा नहीं रहेंगे, तो देखने वाली बात है कि वहाँ पे बीजेपी कैसा परफ़ॉर्म करेगी। अभी भी ये कांग्रेस रूल्ड स्टेट है। तेलंगाना में ज़रूर ये बढ़ते जा रहे हैं और ये डेमोग्राफिकली हम यहाँ पे चेंजेस देख रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम तेलंगाना पर नहीं है, हम किसी और दिन बात करेंगे कि यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जो 2 इम्पोर्टेंट स्टेट जो आज मैं बात करूँगा, तमिलनाडु और केरला, वहाँ पे सीट वाइज़ ये ना के बराबर रहे हैं। अगला स्लाइड आप दिखा। फिर बात आती है कि हम कंटेस्ट ही नहीं करते और ये भी एक बहुत गलत ये धारणा है कि बीजेपी वहाँ सीट नहीं लड़ती है। बीजेपी अच्छी तरह वहाँ सीट लड़ती है, वो खुद के साथ या अपने सहयोगियों के साथ वो ऑलमोस्ट 100% सीट्स पे कंटेस्ट करते हैं। ये भी लोकसभा का डेटा है। 2014 में 90 सीट्स पर कंटेस्ट किया, 2019 में पूरी 129 सीट्स पर किया और 2024 में 111 सीट पर। लेकिन इनकी सीट्स जो हैं वो 21 से बढ़कर 29 हो गई हैं और ये 29 पर ही वो पिछले 2 इलेक्शन में उससे ऊपर नहीं बढ़ पाए हैं। तो ये लोकसभा का एक एक डेटा है जिसमें ये जो मैं यही दिखा रहा हूँ कि बीजेपी साउथ में एक्सपैंड करने में इनको फिलहाल दिक्कत आ रही है। ये कंबाइंड लोकसभा का डेटा आपने बताया अभी 21, 29 और 27 मतलब ऑल 4 स्टेट्स टुगेदर, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र हाँ, प्रदेश, हाँ, ऑल तमिलनाडु, 4 स्टेट, ऑल 4 स्टेट्स का है, ऑल 4 yes. स्टेट्स का डेटा है इसमें। उन मतलब 129 सीट्स हैं, उसमें से 29 ये लास्ट इलेक्शन में जीते हैं। अब देखिए मैं बात करता हूँ तमिलनाडु की। जी यहाँ पे अभी अपनी प्रेजेंस को ये सीट्स में नहीं बदल पा रहे। इन्होंने कई गठजोड़ किए, एआईएडीएमके के साथ भी गए, लेकिन सीट वाइज इनको 2016 में एक भी नहीं आई। 188 जगह इन्होंने इन्होंने कंटेस्ट किया था, अकेले गए थे तब। उसके बाद 20 जगह किया 2021 में 4 सीट्स आई। यहाँ एआईडीएमके के साथ गए और पिछले इलेक्शन जो अभी हुआ है उसमें इनको 1 सीट आई है, 27 जगह कंटेस्ट किया था। वोट शेयर इनका 2.5 से 3% के बीच ही रहा है। तमिलनाडु में ना वोट शेयर बढ़ रहा है, ना सीट्स बढ़ रही है। इसके कई कारण हैं, कारणों में हम आगे जाएंगे। पहले मैं आपको केवल डेटा दिखा रहा हूँ। ये केरला का डेटा है। केरला में सरप्राइजिंगली एक बात अगर आप नोट करें, वोट शेयर बीजेपी का काफी ज्यादा है। 10 से 11% वोट्स हैं इनके। और लेकिन सीट्स अगर देखें जो नीचे लाइन है, वहां एक सीट 2016 में, 2021 में एक भी नहीं आई और इस बार 3 सीट्स आई हैं। तो यहाँ पे ये जरूर ट्रेंड दिखा रहा है कि अगर थोड़ा भी वोट शेयर इनका बढ़ा, तो अभी तक जो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में जो जंग छिड़ती थी, कोई भी एक पार्टी अगर वीक हुई,
तो यहाँ पे ये इनका सीट्स बढ़ जाएँगी। अगर इनका वोट शेयर 15% के ऊपर जिस दिन बढ़ा, वहाँ पे आप बीजेपी देखेंगे 5-7 सीट्स ले जाएगी। अ, जी। हो गया अब सीटों मैं का डेटा। इस सीटों हाँ, के अब डेटा में थोड़ा-सा मैं आपसे थोड़ा-सा इसमें इंटरवेंशन चाहूँगा। जी, दक्षिण में भारत की लोकसभा सीटों पर पकड़ 2019 से स्थिर बनी हुई है। आपने कहा कि सीटें जितनी ज्यों की त्यों हैं, एक आधा सीट, 2 सीट आगे-पीछे। संघर्ष भी वही है, फिर भी ये स्थिरता किसी गहरी बात को छुपा रही है। राज्य विधानसभाओं में चुनावी समीकरण भले ही ना हिलें, लेकिन आरएसएस की मशीनरी अपनी जड़ें जमाती जा रही है। शाखाएँ वोट नहीं है, ये आने वाले दशकों के लिए बुनियादी ढाँचा है। तो अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये कौन-सा बुनियादी ढाँचा आरएसएस तैयार कर रही है, जिसके बेसिस पर आप कह रहे हैं कि केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में वोट परसेंटेज जैसे ही बढ़ेगा, इनकी सीटें बढ़ना शुरू हो जाएँगी? जी। जी, जी, जी। मैं आपको स्टेट वाइज़ चलता हूँ, पहले केरला की बात कर लेते हैं। केरला में बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही है, वो थोड़ी सरप्राइज़िंग है। यहाँ पे हिंदूज़ हैं, मेजॉरिटी में हैं, मुस्लिम्स हैं और क्रिश्चियंस हैं। ये 3 रिलीजियस ग्रुप्स हैं और इन्होंने यहाँ पे जो इनका हमेशा से मॉडल रहा है, एंटर थ्रू एजुकेशन एंड रिलीजन यानी कि मंदिरों से और स्कूल से यहाँ पे एंटर किया जाए। इनकी 60,000 शाखाएँ हैं इनकी और इनका जो अगर आप इनका आरएसएस की साइट देखें, उसमें इन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2026 तक हर गाँव में एक शाखा केरला में हम बनाएँगे। इनके क करीब 388 स्कूल हैं यहाँ पर। विद्या भारती का इक्विवेलेंट जो चलता है केरला में 388 स्कूल्स हैं, 76 प्लस 1000 प्लस स्टूडेंट्स उसमें हैं और 4000 के करीब टीचर्स हैं। तो ये वहाँ से एक्सपैंड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन के थ्रू एंड रिलीजन टेम्पल्स के थ्रू। अगर आप इनकी स्ट्रैटेजी देखेंगे, एक चीज़ इन्होंने और की है सिंह साहब, ये डायरेक्टली मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को अप्रोच कर रहे हैं। उसमें इन्होंने हर घर में जाके करीब 22 लाख घर को डायरेक्ट अप्रोच किया है आरएसएस ने। वहाँ जाके उनको कॉन्टैक्ट किया है और उनको ये समझा रहे हैं कि आपको हम लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपकी मदद करने ही आए हैं। ये ऊपर मैंने परसेंटेज दिखाया है रफली 55% हिंदूज़ हैं, 26.5% मुस्लिम्स हैं और 18% क्रिश्चियंस हैं। तो बीजेपी को या आरएसएस को ये पता है कि वो केरला में केवल हिंदू वोट बैंक से नहीं जीत सकते हैं। जब तक उन्हें मुस्लिम या क्रिश्चियन सपोर्ट नहीं करेंगे, वहाँ मीनिंगफुल नहीं रहेंगे, उनका वोट शेयर 10% रहेगा। तो ये मल्टी प्रोंग्ड अटैक चल रहा है और इसका रिजल्ट आपको 5 साल में नहीं दिखेगा, ये 10 साल वाली बात यहाँ पर चल रही है। इसमें एक सवाल मेरा यहाँ ये आता है कि आपने कहा जी, कि भाजपा का विधानसभा वोट शेयर शायद ही कभी 5% से ऊपर जाता हो, अभी तक का जो डेटा हमारे पास है। जी, हालांकि 2019 के बाद लोकसभा सीटों पर भाजपा की संख्या स्थिर हो चुकी है। पार्टी उन सीटों पर जीत हासिल करती है जिसपे उसके गठबंधन होते हैं या राष्ट्रीय लहर का फायदा उठाती है। लेकिन राज्य स्तर पर उस जीत का वर्चस्व बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो वोट जी, परसेंटेज 3%, 4% से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले समय में अगर शाखाएं बढ़ भी जाती हैं, तो वहाँ की जो लोकल डेमोग्राफी है, जो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है, उसको कैसे सबवर्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुसलमान बहुत जल्दी आप नहीं कर सकते, जैसे कि नॉर्थ में हाँ, होता है, हिंदी पट्टी होता है। जी। जी। बिल्कुल, वहाँ पे आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे क्रॉस रिलीजन मैरेजेज़ बहुत कॉमन है और इसी का फ़ायदा बीजेपी उठा रही है बहुत स्ट्रैटेजी से। ये जो हाउसहोल्ड अप्रोच कर रहे हैं मुस्लिम परिवारों को या क्रिश्चियन परिवारों को, ये डायरेक्ट जाके किसी मुसलमान से बात नहीं कर रहे हैं। ये उन परिवारों में देख रहे हैं कि इनका कोई हिंदू संबंध है या संबंधी है या क्रिश्चियन में कोई ऐसा किसी ने क्रॉस मैरिज की है, तो ये जाके उनको समझा रहे हैं कि हाँ और बेसिक उनका जो प्रोपेगेंडा है, वो ये है कि आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइज़ेशन है, आप इसको सपोर्ट करिए, अपने घरवालों को बोलिए, हमें वोट करिए आगे चल के, आपको हमसे कोई खतरा नहीं रहेगा। जबकि
देखने में और सुनने में जब आता है, उन लोग वो भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है या मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। तो इसलिए अभी तक उनकी वहाँ दाल नहीं गल रही है और वोट शेयर वहीं नीचे पड़ा हुआ हम आरएसएस की बात करें तो आरएसएस सांस्कृतिक प्रभाव तो स्थापित कर सकती है, तत्कालीन सुर्खियां बटोरने के काम भी कर सकती है, कुछ जुलूस निकाल दे, कुछ और मंदिर वंदिर बनवा दे, इस तरीके के काम वो करती रहती है। और अब तो एक और चीज जुड़ गई है, एसआईआर। एसआईआर के जरिए जो माइनॉरिटी वोट है उसको किस तरीके से मैप करना है 2002 की लिस्ट के साथ, और उसको कैसे करना है वो अलग खैर एक पूरा विषय बन जाता है। पर सवाल ये होता है कि अगर स्कूल सेवा परियोजनाएं स्थानीय नेतृत्व के लिए अगर वो रास्ता खोलती है, चुनावी रैलियां की तुलना में धीमी गति से आगे बढ़ती है, तो क्या राजनीतिक शाखा शाखा के रूप में भाजपा को इस कार्य से कोई लाभ शॉर्ट टर्म में अगले 5 साल में मिल सकता है? आपका क्या मानना है इसको? है। मेरे ख्याल से 5 साल में तो नहीं मिलेगा। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है। हम अगला 10 साल में जो इलेक्शन होगा 2034 में जाके, ये उसके आसपास की ये लोग ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे या यूथ अभी पढ़ रहे हैं, अगर आप उनके साथ आप अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं, तो वो बड़े होने में उन्हें टाइम है। जब मैंने ये कार्यक्रम किया था, तब अगर कमेंट्स आप देखें, कई लोगों ने केरला से ये बोला है कि हाँ, हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, इतने मंदिर बन गए हैं। तो फ्रॉम द ग्राउंड भी यही आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ जो इन लोगों ने इस अच्छा, आप कुछ और पूछ रहे हैं? पहले पूछ लीजिए फिर। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, अच्छा। 1 सेकंड मैं ज़रा स्लाइड अप हाँ, इसमें एक और चीज़ ये रही है कि जो पिछली सरकार थी एलडीएफ की, उन्होंने ऑफ़िशियल सर्कुलर निकाले हैं कि आरएसएस को मंदिरों में एंटर नहीं करने दिया जाएगा फॉर प्रोपेगेंडा। और ये बहुत सारे सर्कुलर्स निकले हैं इन्हें बाहर करने के लिए। लेकिन वो किसी न किसी तरह, भई अगर आपको दशहरा मनाना है तो रोक नहीं सकेगा, दशहरे की फंडिंग करनी है तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो वो अपने हिसाब से वो लोग लगे हुए हैं। एलडीएफ ने कुछ हद तक इनका इन पर लगाम कसी थी, लेकिन अब ये यूडीएफ आ गया है, ये वैसे भी थोड़े सॉफ्ट जाने जाते हैं और इसका फ़ायदा भी ज़रूर अब आरएसएस वहाँ पर उठाएगी केरला में। जी, मैं अब तमिलनाडु पर आता हूँ। तमिलनाडु द्रविड़ राजनीति, वामपंथी विरासत, क्षेत्रीय पहचान वहाँ पर हमेशा हावी रहती है। अभी आपने देखा एक नई पार्टी का उदय होता है टीवी के, और उसके विजय चंद्रशेखर जोसेफ जो हैं, वो इलेक्शन जीत जाते हैं और डीएमके हार जाती है, और कांग्रेस को भी अपना पाला बदलना पड़ता है। यानी कि इंडिया गठबंधन पर कई सवाल लोगों के खड़े हो गए हैं। यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गज मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया गठबंधन अब समाप्त हो गया क्योंकि डीएमके कांग्रेस से अलग हो गई। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि शाखाओं के विकास का मतपत्रों में परिवर्तन कितना समय ले सकता है, और तमिलनाडु में जो राजनीति अभी चल रही है शाखाओं की, उसके बारे में 2 स्लाइड हमारी बची हैं, हम वो भी दिखा लेते हैं। तो कितने दशक लग जाएंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों में राष्ट्रीय प्रदर्शन के बावजूद भाजपा को दक्षिण में कोई बड़ा लाभ नहीं मिल रहा है, कोई विस्तार, स्थिरता नहीं है उनके वोट बैंक। जी। जी, जी। अजीत सिंह साहब, मेरे हिसाब से तमिलनाडु में काफ़ी समय लगेगा। वहाँ पे एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के ये ज़्यादा साथ ये लोग होते नहीं हैं। उसके कई रीज़न्स हैं। एक तो इन जो एंटी हिंदी वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे 60s से हुए थे डीएमके के टाइम से, तो उसकी एक बैकग्राउंड है। और अभी भी अगर आप देखेंगे जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है या कल ही जो अनाउंसमेंट हुआ है, वो 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला को लेके हम लोग लगे हुए हैं वहाँ पर, और वो बिल्कुल रिजेक्ट किया हुआ है तमिलनाडु ने। तो एक एंटी नॉर्थ फीलिंग वैसे भी है, और यहाँ पे वोट शेयर बीजेपी का कुछ भी नहीं है, कोई लीडरशिप भी नहीं है वहाँ पे। पीछे इन्होंने ट्राई किया था एक आध लीडर खड़ा करने की, बट वो खुद भी बहुत बुरी तरह हार गए। तो यहाँ पे चाहे ये शाखा ले लीजिए, चाहे आप विद्या भारती स्कूल्स ले लीजिए, जब ये बच्चे बड़े होंगे या शाखा के बाहर आएँगे, मेरे को नहीं लगता है ये वोट्स में बहुत जल्दी कन्वर्जन होगा।
इनका वोट शेयर अगर आप देख लीजिए 2016 में 2.5%, 21 में 2.5 और लास्ट टाइम भी 3 से कम, तो ये वोट शेयर बढ़ नहीं रहा है। ये 10 साल का डेटा है। 10 साल में इन्होंने शाखाएँ वहाँ पे बहुत फैलाई हैं, बहुत स्कूल्स बनाए हैं, स्कूल पेनिट्रेशन बहुत हो गया है। लेकिन समहाउ जितने भी लोग जब वोट देने जाते हैं, तो ये नहीं जाते हैं बीजेपी के फेवर में, क्योंकि बीजेपी पर एक नॉर्थ इंडियन पार्टी का स्टैंप लगा हुआ है। अब वहाँ पे मोदी जी जाते हैं और वहाँ पे वो ट्रांसलेशन के साथ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही वो हिंदी में बोलते हैं, पीछे क्राउड बू करता है, उन्हें चुप करा दिया जाता है। वहाँ पे हिंदी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको अगर लीडर चाहिए तो आप वहाँ तमिल में बोलिए, वो इनको मिलता नहीं है। तो फिलहाल जो डीएमके हो या विजय हो या कोई भी पार्टी हो, दे कैनॉट अफोर्ड टू बी सीन एज़ प्रो बीजेपी। उनका बेस अभी चला जाएगा। तो ये 10 साल जी, तक कन्वर्जन नहीं होगा। जी हाँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, दक्षिण में जीत उत्तर की रणनीतियों की नकल करने से नहीं मिलेगी, जो आपने कहा। अगर जीत मिलती भी है तो वो धैर्यपूर्ण अप्रत्यक्ष विस्तार से ही मिलेगी, जो अनंतः जीवन को उपजाऊ बनाएगी। संक्षेप में अगर बात करें तो क्या आरएसएस मोर्चा संभाल चुकी है, भाजपा फसल कटने का इंतजार कर रही है, या इसमें कुछ परिवर्तन स्थानीय रीजनल पार्टीज के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ को और मजबूत होते देखते हैं, या भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में काम करने की कवायद कर रही है इन सदर्न स्टेट्स में? जी, जी, मैं एक हाँ, हाँ, एक बार फिर से आप ज़रा क्वेश्चन अपना दोहराइएगा। सवाल ये है कि भारतीय जनता ये पार्टी बीच में क्या वॉइस चली रीजनल, गई थी। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी क्या रीजनल जो उसकी इश्यूज हैं, लैंग्वेज को लेकर, एनईपी को लेकर, द्रविड़ राजनीति को लेकर, लीडरशिप को लेकर, तो वो रीजनल पार्टीज के थ्रू सहारे ही साउथ में अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहेगी, या एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इन स्टेट्स में काम करना चाहेगी, यानी कि आरएसएस को उसने मोर्चा संभालने के लिए दे दिया और फसल काटने का इंतजार कर रही है? जी, जी, आरएसएस को मोर्चा तो बहुत दिनों से दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन उनकी रणनीति मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। बीजेपी को जब तक के एक स्ट्रॉन्ग लोकल फ्लेवर, लोकल एसेंस और लोकल लीडरशिप नहीं होगी, तब तक वहाँ पे कुछ नहीं होगा। आपको कोई एक आदमी वहाँ ऐसा मिलना चाहिए जो होम ग्रोन हो, जो इस मुद्दे को लेके चले। लेकिन जैसा मैंने कहा, आजकल का माहौल है, अगर वहाँ कोई भी आके बीजेपी का सपोर्ट करेगा, वो खुद रिस्क पे होता है। वो आपने देख लिया है लास्ट 3-4 इलेक्शन में, सब लोग हार गए हैं, जिन्होंने भी ट्राई किया बीजेपी का। इवन एआईएडीएमके भी दोबारा से उभर नहीं पाई है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ देखी जा रही है। तो मुश्किल है और बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, और इनको टोटल चेंज ऑफ देयर स्ट्रैटेजी ये करनी पड़ेगी। ये नॉर्थ इंडियन मेंटालिटी से अगर आप जाएँगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे या दलित वर्सेस ये और वो ये पोलराइज़ेशन, वो वहाँ नहीं चल पाएगा। जी, जी। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए अजय प्रकाश जी, थैंक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।